पॉइंट्स हैं उनको आज हम डील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। अब आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और वहाँ से हमें पूछा जाता है कि इस सिस्टम का जो आपको सर्किट दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है। तो उस ट्रांसफर फंक्शन को देखते हुए हम उस सिस्टम का ऑर्डर बता सकते हैं कि उस सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, वो एग्जाम्पल क्या था, ये हमारे पास इनपुट था vi ऑफ t, ये रेजिस्टेंस था R, ये था C, ये आउटकम हो गया v नॉट t। यहाँ से हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आता है 1/RCS प्लस 1। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है इस ट्रांसफर फंक्शन के जो डिनोमिनेटर पार्ट है उस डिनोमिनेटर पार्ट में s की जो मैक्सिमम पावर है वो कहलाती है इस सिस्टम का ऑर्डर। जैसे यदि मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ इस सिस्टम का ऑर्डर हो गया 1, क्योंकि s की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1, तो इसका जो ऑर्डर है वो हो गया 1। बात आई समझ में? ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उस डिनोमिनेटर पार्ट में s की जो मैक्सिमम वैल्यू है, s की जो मैक्सिमम पावर है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। दूसरा एक और एग्जांपल हमने देखा था, पीछे को खाट लग रही है तो हां कूलर की आवाज आ जाएगी। अरे यार ले बेस्ट था तूने फेदे में बाल डालना कर दे। ये था इनपुट vi ऑफ t, ये आउटकम हो गया v नॉट t। इस सर्किट के लिए भी हमने ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था। ट्रांसफर फंक्शन आया था यहाँ r अपॉन s स्क्वायर r इंटू सी इंटू एल प्लस s इंटू एल प्लस r स्क्वायर c प्लस 2r। तो यहाँ यदि मैं इसके लिए ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इस सिस्टम का, हमने क्या बोला, जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर पार्ट में s की जो मैक्सिमम वैल्यू है, s की जो मैक्सिमम पावर है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट हो गया ये। यहाँ s की जो मैक्सिमम पावर है, s की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ s की मैक्सिमम पावर 1, यहाँ s की मैक्सिमम पावर 0। तो s की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो इस सिस्टम का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 2। बात आई समझ में? ऑर्डर ऑफ द सिस्टम को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि भाई जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें s की मैक्सिमम पावर देख लो, मैक्सिमम पावर देखने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एक और चीज है कि भाई ये ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या बताता है। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हमें सर्किट में उपस्थित इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के बारे में भी बताता है। इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। मतलब यदि ऑर्डर एक है, मतलब इस सर्किट में इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितने हैं, एक। देखो यदि मैं इस सर्किट के लिए बात करूं तो ये है एक रेजिस्टेंस, ये है एक कैपेसिटेंस। हमें पता है रेजिस्टेंस कोई भी पावर को स्टोर नहीं करता है, जबकि जो कैपेसिटर वही एनर्जी को स्टोर करता है। तो इस सिस्टम के लिए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितने हो गए 1, तो इस सिस्टम का ऑर्डर भी कितना आया 1। सिमिलरली यदि मैं इस सर्किट के लिए बात करूं तो इस सर्किट में
चार कंपोनेंट है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है। ये जो रेजिस्टेंस है ये एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। केवल इंडक्टर और कैपेसिटर दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो इस सिस्टम का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 2। तो बात हमें ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ऑफ द सिस्टम किस तरह से हम बताएंगे। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें एस की जो मैक्सिमम पावर है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। दूसरा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या बताता है कि इस सर्किट में इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितने हैं। ध्यान रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई सर्किट दिया हुआ है लाइक दिस, यहां इनपुट दिया हमने VIT, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस हो गया C2, यहाँ आउटकम वोल्टेज आ गया V0T। तो यदि हमसे यहाँ पूछा जाए कि इस सिस्टम का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, जितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है वही कहलाएगा इस सिस्टम का ऑर्डर। यहाँ देखकर हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ 2 कैपेसिटर है तो ये दोनों ही एनर्जी को स्टोर करेंगे, लेकिन तो इस वजह से इस सिस्टम का ऑर्डर कितना हो जाना चाहिए था, 2, लेकिन इस सिस्टम का ऑर्डर कितना रहेगा, 1। क्यों, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इन दोनों को हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर जिसकी की वैल्यू कितनी है C1 प्लस C2, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो क्या हम इसको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। जब इसको हमने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया तो अब इस पूरे सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गए, केवल और केवल 1। तो इस सिस्टम के लिए जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पहली बात निकालते किस तरह से हैं, जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उस ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उस डिनोमिनेटर पार्ट में एस की मैक्सिमम पावर देख लो, जो एस की मैक्सिमम पावर होगी वही कहलाएगी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। दूसरा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या बताता है, यहाँ कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट उपस्थित हैं। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट, इससे आगे यदि हम बात करें तो एक और टर्म हम पढ़ते हैं यहाँ कंट्रोल सिस्टम के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि यदि आपको कोई एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एक हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है s प्लस a अपॉन s प्लस b इंटू s प्लस c। तो इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के यदि डिनोमिनेटर पार्ट को हम 0 के बराबर कर दें तो जो इक्वेशन निकल के आती है वही कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ध्यान रखना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर करने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी वही कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ इस ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट हो गया s प्लस बी इंटू एस प्लस सी। तो इस हमने क्या किया, s प्लस बी और s प्लस सी जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है इसको हमने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो यही हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बात आ रही समझ में। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर करने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वह कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। इससे आगे एक और चीज हम देखते हैं, 2 पॉइंट होते हैं हमारे पास, एक होता है पोल और एक होते हैं जीरो। पूरे कंट्रोल सिस्टम में हम पोल और जीरो के बारे में बात करेंगे। तो हम पोल और जीरो किस तरह से निकालते हैं, पोल हम किस तरह से निकालेंगे, हमने क्या करना है, जो ट्रांसफर फंक्शन है इस ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने पर s की जो वैल्यूज हमें प्राप्त होंगी वही कहलाएंगी इस सिस्टम के पोल। जैसे इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए मैं बात करूं तो यहां हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर पार्ट था इस डिनोमिनेटर पार्ट को हमने 0 के
बराबर किया, डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर किया, दैट मीन्स s प्लस बी इंटू एस प्लस सी, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। जब हमने इसको 0 के बराबर किया तो यहां से हमें s की कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं? एक तो हमें s की वैल्यू प्राप्त होती है माइनस बी, और एक वैल्यू हमें प्राप्त होती है माइनस सी। तो ये हो गए माइनस बी और माइनस सी, ये हो गए इस सिस्टम के पोल। तो पोल हमें किस तरह से निकालने हैं? ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर करो, 0 के बराबर करने पर s की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो हो जाएंगी इस सिस्टम के पोल। ये तो बात हुई पोल की। यदि हम 0 के बारे में डिस्कशन करें तो 0 हम किस तरह से निकालेंगे? हमें कुछ नहीं, ट्रांसफर फंक्शन का अभी हमने पोल निकालने के लिए क्या किया, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको 0 के बराबर किया, s की जो वैल्यूज मिली वही उस सिस्टम के पोल हो गए। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है, इससे ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर पार्ट है, इस न्यूमरेटर पार्ट को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वहां से जो s की वैल्यूज मिलेंगी वही कहलाएगी इस सिस्टम के 0। जैसे इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए यदि मैं इसको 0 के बराबर करूं, दैट मीन्स s प्लस a इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो s की वैल्यू मिलेगी, s की वैल्यू आई यहां से माइनस a, तो ये हो गया इस सिस्टम का 0। बात आई समझ में? पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट 0 करो, इसकी वैल्यूज निकालो, वही हो गए पोल। जीरो निकालने के लिए न्यूमरेटर पार्ट को 0 के बराबर कर दो, वही हो गए जीरोस, राइट। तो हम अभी हमने यहाँ 4 चीजें देखी। एक तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या है। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हमने किस तरह से निकाला, जो ट्रांसफर फंक्शन था उस ट्रांसफर फंक्शन के जो डिनोमिनेटर पार्ट था, उस डिनोमिनेटर पार्ट में s की जो मैक्स की वही हो गई ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। बताया कितने इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। पॉइंट ये क्लियर हुआ ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या, राइट। दूसरा हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं? कोई आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इस डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे यहाँ s प्लस बी इंटू एस प्लस सी, ये डिनोमिनेटर पार्ट था, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट हमने देखा पोल। पोल किस तरह से निकालते हैं? वही आपको जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, उस ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इस डिनोमिनेटर पार्ट को हम 0 के बराबर कर दें, करने पर s की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वही कहलाएगी पोल। जैसे यहाँ s प्लस बी इंटू एस प्लस सी, ये डिनोमिनेटर पार्ट था, इसको हमने जब 0 के बराबर किया तो s की 2 वैल्यूज मिली, माइनस बी और माइनस सी, तो ये हो गए इस सिस्टम के पोल। सिमिलरली यदि हम 0 की बात करें तो 0 हम किस तरह से निकालेंगे? ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर पार्ट है, इस न्यूमरेटर पार्ट को यदि हम 0 के बराबर कर दें, s प्लस a, इसको हमने 0 के बराबर किया, इसको हमने जब 0 के बराबर किया तो यहां से हमें s की क्या वैल्यू प्राप्त हुई? माइनस a, तो ये हो गया इस सिस्टम का 0। ये तो बात हुई इसका जनरल डिस्कशन। अब हम इससे आगे की बात करेंगे, किस तरह से हम आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने ये 4 पॉइंट देखे, एक पॉइंट और है जो भी आगे बहुत काम आएगा इस पूरे कंट्रोल सिस्टम में। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। हमें कंट्रोल सिस्टम में बहुत जगह दिया हुआ होता है यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्या है यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसके बारे में हम बात करें। देखिए नाम क्या बता रहा है हमें कि जब हमने इम्पल्स दिया, यूनिट इम्पल्स दिया, तो सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है वो हो गया यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स जो फंक्शन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पल्स जो फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से, राइट। ये हो गया इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल टी से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, जो इनपुट था सिस्टम पर वो दिया इम्पल्स फंक्शन। जैसे ये हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, यहां हमने इनपुट दिया आर ऑफ टी और यहां से हमें आउटकम मिला सी ऑफ टी। तो अभी हमने क्या किया, जो इनपुट था वो क्या दिया है, हमने दिया है ये इम्पल्स रेस्पॉन्स
इम्पल्स फंक्शन डेल टी। तो यदि हम यहां से आउटकम की बात करें सी ऑफ एस, हमें पता है आउटकम क्या होता है, आउटकम होता है गेन इनटू इनपुट। गेन हो गया इस सिस्टम का सपोज जी ऑफ एस, ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इनटू आर ऑफ एस। आर ऑफ एस हो गया जो हमने सिस्टम के ऊपर इनपुट दिया है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आर ऑफ एस। देखिए अभी हमने कौन सा फंक्शन दिया है इनपुट पर, हमने अभी दिया है इम्पल्स फंक्शन। तो यदि हम इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, ये आर ऑफ टी था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम निकालें तो ये हो गया आर ऑफ एस। मतलब जो डेल टी है इनपुट फंक्शन, इसका लाप्लास कितना हो गया, इम्पल्स फंक्शन का जो लाप्लास होता है उसकी वैल्यू होती है 1। बात आई समझ में? मतलब जो आर ऑफ एस है उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई, 1। आर ऑफ एस इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 1। मतलब ये हो गया g ऑफ एस इंटू 1, दैट इज g ऑफ एस, राइट। यदि मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं, ILT इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम लें तो ये हो गया C ऑफ t, दैट इज इक्वल टू G ऑफ t। मीनिंग क्या हुआ, C ऑफ t क्या है, C ऑफ t हो गया आउटकम या रेस्पॉन्स कब, जबकि हमने सिस्टम पर कौन सा इनपुट दिया, यूनिट इंपल्स इनपुट। तो क्या C ऑफ t को हम यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स बोल सकते हैं, ये हो गया यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। बात आई समझ में? मतलब यदि C ऑफ t का मैं दोबारा से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, यदि C ऑफ t का हम दोबारा से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, C ऑफ s, जिसकी की वैल्यू किसके बराबर होगी, G ऑफ s। G ऑफ s क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया इसकी वैल्यू जो है ट्रांसफर फंक्शन, इसकी जो वैल्यू है वो आई है लाप्लास ऑफ यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। बोल सकते हैं हम इसको, क्यों, ये C ऑफ t कब आया, जब ये है क्या, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। तो यदि इस यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स का हम दोबारा से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C ऑफ s की वैल्यू, जिसकी की वैल्यू इस ट्रांसफर फंक्शन के बराबर हो गई। मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू हो रही लाप्लास ऑफ यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। तो डायरेक्टली हमसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ट्रांसफर फंक्शन है, मीनिंग क्या हुआ कि आपको जो यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स है उसका लाप्लास दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली बोल देगा कि भाई लाप्लास, हमें यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स का लाप्लास दिया हुआ है। मीनिंग क्या है कि हमें डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो ये एक जनरल डिस्कशन है जो कि आज ये काम आएगा कि भाई यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स क्या है। यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स का मीनिंग क्या है कि हमने क्या किया है, ट्रांसफर फंक्शन को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है, डेल टी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया, जो इनपुट है उस पर हमने इंपल्स फंक्शन दे दिया। यदि हमने इनपुट पर इंपल्स फंक्शन दिया तो C ऑफ s की जो वैल्यू है वो इस गेन के बराबर आ गई, ट्रांसफर फंक्शन के बराबर आ गई, G ऑफ s के बराबर। यदि हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये C ऑफ t हो गया। C ऑफ t क्या हो गया, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। मतलब जब हमने इनपुट दिया यूनिट इंपल्स फंक्शन, उस समय जो रेस्पॉन्स मिला वो हो गया C ऑफ t। तो C ऑफ t यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। यदि मैं इसका दोबारा से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, C ऑफ t का यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, मतलब C ऑफ s मिला। C ऑफ s किसके बराबर है, G ऑफ s, और G ऑफ s क्या था, ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू लाप्लास ऑफ यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, इसका लाप्लास, तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। बात आई समझ में? ठीक है, इसके आगे अब हम बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना कब, जबकि हमें ब्लॉक्स की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक यदि हमें दिया गया है तो ब्लॉक्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम।
उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम बोले हैं, ये हो गया हमारा टॉपिक ब्लॉक डायग्राम। रिडक्शन टेक्निक। इस टेक्निक से भी हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स दिए हुए होते हैं, उन सब ब्लॉक्स को हमें रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में डिजाइन करना होता है, और जो सिंगल ब्लॉक की जो वैल्यू आती है वही कहलाती है इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, जब बहुत सारे इनपुट आपको एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे इनपुट हमें यदि एक साथ दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, उन सब इनपुट्स को एक साथ रिकम्बाइन कर देंगे। उससे हमने बोला समिंग पॉइंट रीअरेंजमेंट। देखिए, समिंग पॉइंट रीअरेंजमेंट क्या है? समिंग पॉइंट नाम ही खुद ही स्पेसिफाई कर रहा है। सम मतलब ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से अधिक इनपुट आपस में मिलते हैं, आपस में आके एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया समिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट में क्या होता है, किसी पॉइंट से आउटकम बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले यदि हम समिंग पॉइंट की बात करें, समिंग पॉइंट क्या हो गया, ऐसा पॉइंट जिस पर दो या दो से ज्यादा इनपुट आके मिल रहे हैं, ठीक है, वो हो गया समिंग पॉइंट। जैसे यदि हम बात करें, सपोज करो यहां आपने इस पर इनपुट दिया सपोज R1, इस पर हमने एक इनपुट R1 भी आके मिल रहा है, इनपुट आके मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया समिंग पॉइंट की एक समिंग पॉइंट है। सपोज करो R1 एक पॉजिटिव साइन के साथ में यहां आके मिल रहा है, R2 एक नेगेटिव साइन के साथ में यहां आके मिल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन किस तरह से आ रहे हैं ये थोड़ी देर बाद में देखेंगे हम। ये दोनों आपस में मिलकर एक और पॉइंट पर गए, एक इनपुट हमने दिया हुआ है R3 विद पॉजिटिव साइन, राइट। तो यदि हम इसके आउटकम की बात करें तो इसका आउटकम कितना आएगा, देखिए ये दोनों इनपुट इस पॉइंट पे आके मिल रहे, तो इस पॉइंट पर नेट इनपुट कितना हो गया, हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर नेट इनपुट हो गया R1। देखिए R1 पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव R1, R2 चूंकि नेगेटिव के साथ में है तो ये हो गया माइनस ऑफ R2। इस पॉइंट पर जो कि एक समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट पर नेट इनपुट कितना हो गया R1 माइनस R2। ये दोनों इनपुट ये जाके मिल रहे हैं दूसरे समिंग पॉइंट पर, जिस पर कि एक और इनपुट आगे मिल रहा है, दैट इज R3। तो यदि हम इस पॉइंट पर आउटकम की बात करें, टोटल इनपुट कितना हुआ, ये हो गया R1 माइनस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत? तो अब यदि हम यहां से सिस्टम का आउटपुट निकालना चाहें तो आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां कोई गेन नहीं है, यदि कोई गेन नहीं दिया हुआ तो हम इसको यूनिटी गेन कंसिडर करके चलेंगे। तो इस ब्लॉक का या ये जो एरो है इसका गेन कितना हो गया 1 के बराबर। तो यहां जो आउटकम होगा, आउटकम हमें पता है C की वैल्यू बराबर होती है G ऑफ S इंटू R ऑफ S। यदि हम C ऑफ S की बात करें, राइट, तो गेन इस सिस्टम का गेन चूंकि सिंगल एरो है, इसका गेन हम 1 कंसिडर करके चलेंगे। C की वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस R2 प्लस R3 के बराबर। कोई डाउट? अब इसी समिंग पॉइंट को हम थोड़ा सा दोबारा से रीअरेंज करें। दोबारा से रीअरेंज करने पर क्या हुआ,
सपोज करो यहाँ इनपुट था R1 दैट इज पॉजिटिव साइन, यहाँ इनपुट दिया हमने R3, पहले हमने यहाँ इनपुट दिया था R2, लेकिन अब यहाँ इनपुट हम दे रहे हैं R3 दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन. दिस इनपुट इज गोइंग टू दिस अनदर समिंग पॉइंट. इस समिंग पॉइंट पर एक और इनपुट आके मिल रहा है दैट इज R2 बट इट्स पोलैरिटी इज नेगेटिव, राइट. तो यदि अब हम आउटकम की बात करें कि आउटकम कितना आएगा, हम चेक करते हैं आउटकम किस तरह से निकाले. देखिए ये समिंग पॉइंट हो गया, इस समिंग पॉइंट पर आउटकम टोटल समिंग पॉइंट पर कितना इनकम आ जाएगा R1 प्लस R3, राइट. ये इनपुट दोबारा से एक और समिंग पॉइंट पर जा रहा है, इस समिंग पॉइंट पर एक R2 और आ रहा है विद अ नेगेटिव साइन. तो अब इस पॉइंट पर नेट इनपुट कितना हो गया R1 प्लस R2 माइनस R3. तो यदि हम यहां से अब हम सिस्टम का गेन निकालें, चूंकि यहां सिंगल एरो है, इसका गेन हम 1 कंसीडर करके चलेंगे, तो ये जो सिस्टम का आउटपुट हो गया ये इसकी वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 माइनस R3. सॉरी, दिस इज R3 and this is R2. This sign will be negative and this will be positive, right. Similarly this is negative, this is positive. तो देखो यहां भी वही हमें आउटकम मिला माइनस R2 प्लस R3, यहां भी वही आउटकम मिला हमें R1 माइनस R2 प्लस R3. तो क्या आप बोल सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों समिंग पॉइंट को एक साथ कंसीडर करके लिखूं तो क्या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि भाई एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक इनपुट है R1 विद ए पॉजिटिव साइन, एक इनपुट है R2 विद ए नेगेटिव साइन एंड एक और इनपुट है दैट इज R3 with a positive sign, right. यहां से यदि अब हम इसका गेन निकालें तो टोटल गेन कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा. देखिए टोटल इनपुट कितना हो गया अब R1 माइनस R2 प्लस R3, यहां से टोटल इनपुट हो गया ये R1 माइनस R2 प्लस R3. तो अब जो आउटकम मिलेगा वो कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 प्लस R3. बात आई समझ में. तो अब हम क्या कर रहेंगे, समिंग पॉइंट रीअरेंजमेंट में क्या है कि आप इस तरह से दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं इन समिंग पॉइंट्स को, या फिर आप क्या करो दोनों समिंग पॉइंट हटा दो और एक ही समिंग पॉइंट लगा दो जिस पर जो भी इनपुट यहां लग रहा है पूरा का पूरा इनपुट हमने एक साथ इसी समिंग पॉइंट पर अप्लाई कर दिया, तो फिर दोबारा से हमें वही आउटकम मिलने वाला है. बात आई समझ में. तो ये हो गया समिंग पॉइंट रीअरेंजमेंट टेक्निक. पहले ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं समिंग पॉइंट रीअरेंजमेंट. समिंग पॉइंट रीअरेंजमेंट में हमने क्या किया, इन समिंग पॉइंट को एक दूसरे से रीअरेंज करके देख लिया, तो हमारे आउटकम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. ये हुआ फर्स्ट. नाउ सेकेंड रूल क्या है, व्हेन blocks are connected in cascade. When blocks are connected in cascade. cascade का मीनिंग क्या हो गया, जब ब्लॉक एक के बाद एक कनेक्ट हैं तो हम किस तरह से इनको रिड्यूस कर सकते हैं. सब देखिए, सपोज करो ये कोई एक ब्लॉक है जिसका कि गेन है G1, कोई एक गेन G1, राइट. यहां इनपुट आया R. ये जो ब्लॉक है ये आगे एक दूसरे ब्लॉक से आके मिला, इसका गेन हो गया G2. तो हम बात करते हैं आउटकम कितना होगा C.
देखिए यहां इनपुट था इस ब्लॉक के लिए, यदि मैं बात करूं तो इस ब्लॉक के लिए इनपुट हो गया R। तो इस ब्लॉक के लिए यदि मैं आउटकम की बात करूं तो आउटकम, यहां का आउटकम कितना हो जाएगा, ये आउटकम हो जाएगा गेन इनटू इनपुट, दैट इज G1 इंटू R। इस ब्लॉक के बाद का जो आउटकम होगा वो इस ब्लॉक के लिए इनपुट का काम करेगा। तो यदि मैं इस ब्लॉक के आउटकम की बात करूं जो कि किसके बराबर है, C के बराबर, तो इस ब्लॉक के बाद का जो आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, इनपुट इंटू गेन, इनपुट है G1 इंटू R इंटू गेन कितना हो गया G2। तो क्या हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू हो गई G1 इंटू G2 इंटू R। आता है समझ में? यहां G1 जो ब्लॉक है उसके लिए आउटकम हो गया G1 इंटू R, इनपुट है R, गेन हो गया G1, आउटकम आ गया G1 इंटू R। इस ब्लॉक के लिए जो G1 इंटू R होगा ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहां जो आउटपुट होगा वो जाएगा गेन इंटू इनपुट G1 इंटू R इंटू G2, G1 इंटू R इंटू G2, इसको हमने बोल दिया G1 G2 इंटू R। तो क्या इन दोनों ब्लॉक्स को हटाकर क्या हम सिंपल यहां एक ब्लॉक रख सकते हैं जिसकी की वैल्यू किसके बराबर हो, G1 इंटू G2, इनपुट वही है आपके पास R, आउटकम कितना आ जाएगा, यहां से आउटकम की यदि हम बात करें तो आउटकम कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू गेन इंटू इनपुट, दैट इज G1 इंटू G2 इंटू R। तो हमें क्या करना है, जब ब्लॉक एक दूसरे से कास्केडेड फैशन में कनेक्ट है, तो कास्केडेड फैशन में आप कनेक्ट हैं तो आप क्या करो, दोनों जो ब्लॉक हैं, दोनों तीनों चारों कितने भी ब्लॉक हों, उन सब ब्लॉक के जो भी गेन है उन गेन्स को मल्टीप्लाई करके आप एक सिंगल ब्लॉक से उन सभी ब्लॉक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा, व्हेन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कास्केडेड फैशन। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर रूल। ये है फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट रिमूवल। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड पाथ की, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट रिमूवल। अभी हम फीडबैक पाथ की बात नहीं कर रहे हैं। यदि कोई फॉरवर्ड पाथ दिया हुआ है तो उसको हम किस तरह से रिमूव करें। देखिए सपोज आपके पास कोई एक गेन है G1, यहां आपने इनपुट दिया R, यहां से हमें एक आउटकम मिला, सपोज दिस आउटकम इज C1, राइट। इसी तरह से एक और ब्लॉक है जिसका की गेन हो गया G2, इस पर भी हमने इनपुट कितना दिया है, सेम इनपुट, दैट इज R, राइट। G1 पे भी हमने R इनपुट दिया, G2 पर भी हमने R इनपुट दिया। तो यहां का गेन हो गया, यहां का जो आउटकम है सपोज C2, राइट। ये दोनों आउटकम सपोज एक पॉइंट पर आकर मिले, राइट। ये भी पॉजिटिव साइन के साथ में यहां आया, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ में यहां आया। तो अब इस पर नेट आउटकम कितना होगा, यदि हम यहाँ सी नेट की बात करें तो सी नेट किसके बराबर हो जाएगा। देखिए एक समिंग पॉइंट हो गया जहां आउटकम C1 भी आके मिल रहा है, आउटकम C2 भी आके मिल रहा है, तो टोटल इनपुट हो गया या C1 प्लस C2, और चूंकि गेन 1 है तो जो नेट आउटकम होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C1
और C2 की। C1 की वैल्यू किस तरह से आएगी? C1 क्या है? इस ब्लॉक G1 के बाद का आउटकम। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? C1 की वैल्यू हो जाएगी गेन इंटू इनपुट, दैट इज G1 इंटू R। सिमिलरली यदि मैं C2 की बात करूं तो C2 किसके बराबर हो जाएगा? G2 इंटू R के बराबर, राइट। ये भी पॉजिटिव साइन के साथ में यहां है, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ में यहां है, तो नेट जो आउटकम होगा ये हो जाएगा G1 इंटू आर प्लस G2 इंटू आर। पहली चीज देखिए, फॉरवर्ड पाथ है, ये एक फॉरवर्ड पाथ है, यहां से कोई फीडबैक आउटकम से हमने कोई इनपुट पर नहीं दिया, हमने इनपुट से ही आउटकम की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया एक फॉरवर्ड पाथ। तो नेट जो आउटकम आया वो हो गया G1 इंटू आर प्लस G2 इंटू आर। यदि मैं आर यहां से कॉमन लूं तो ये हो जाएगा G1 प्लस G2 इंटू आर। ये आ गया आपके पास में टोटल आउटकम G1 प्लस G2 इंटू आर। तो क्या हम इस फॉरवर्ड पाथ को रिड्यूस करके क्या हम इस ब्लॉक को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि एक गेन हुआ हमारे पास G1 प्लस G2, इस पर इनपुट होगा R, यहां का जो आउटपुट होगा दैट इज गेन इनटू इनपुट G1 प्लस G2 इंटू R के बराबर। सेम आउटकम मिल रहा है, यहां से भी हमें G1 प्लस G2 इंटू आर मिला, यहां से जब इसको हमने इस तरह से रिप्लेस किया तो यहां से भी हमें G1 प्लस G2 इंटू आर मिल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यदि हम फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट कर दें, फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हैं? जो भी गेन दिए हुए हैं इन गेन को सब आप एक दूसरे से ऐड कर दीजिए। देखिए लास्ट वाले में हमने देखा जब ब्लॉक्स कास्केडेड फैशन में है, कास्केडेड फैशन में है तो हम क्या करेंगे, जो भी गेन है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई फॉरवर्ड पाथ है तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इनके गेन्स को एक दूसरे से ऐड करेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 3, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट को रिमूव कर, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, shift the summing point after a block. Shift the summing point after a block. हम क्या कर रहे हैं, समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं ब्लॉक के बाद में। देखिए समिंग पॉइंट क्या हो गया, जहां 2 या 2 से ज्यादा इनपुट आके मिल रहे हैं वो हो गया समिंग पॉइंट। सपोज करो यहां एक इनपुट आया R1, एक और इनपुट यहां आया दैट इज R2, राइट। तो ये पॉइंट हो गया समिंग पॉइंट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये दोनों आके यहाँ एक गेन से आके कनेक्ट होते हैं, ये गेन हो गया G। तो यदि अब हम आउटकम की बात करें, आउटकम कितना होगा वो हम निकालते हैं। देखिए यहाँ इनपुट आया R1 और R2, तो टोटल इनपुट कितना हो गया यहाँ R1 प्लस R2, राइट। ये इनपुट इस गेन पे आके मिला तो जो नेट आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, इनपुट इंटू गेन दैट इज G इंटू R1 प्लस R2 के बराबर। इसको हम बोल सकते हैं R1 इंटू G प्लस R2 इंटू G के बराबर। ये तो कब हुआ, जबकि ब्लॉक बाद में है, समिंग पॉइंट पहले है। हमारा पॉइंट क्या है, शिफ्ट द समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। मैं क्या कर रहा हूं, इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करता हूं।
यदि मैंने इसको ब्लॉक के बाद में शिफ्ट किया समिंग पॉइंट को, तो अब किस तरह से होगा? ये हो गया गेन जी, और यहां ये समिंग पॉइंट आ गया। ये हमने क्या किया, समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर दिया यहां, राइट। जब हमने समिंग पॉइंट को शिफ्ट किया, यह आ गया समिंग पॉइंट, यहां आउटकम हो गया सी। यहां इनपुट आया R1, एक इनपुट और है हमारे पास, ये दोनों इस समिंग पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे थे। ये जो R2 था ये भी यहाँ समिंग पॉइंट से कनेक्ट हुआ, ये हो गया R2। तो अब हम यहाँ आउटकम देखते हैं कि आउटकम कितना होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यदि मैं इसके आउटकम की बात करूं, इसका आउटकम आ जाएगा G इंटू R1 के बराबर, इनपुट इंटू गेन, या G इंटू R1 के बराबर। यह आया इस समिंग पॉइंट पर एक इनपुट। दूसरा इनपुट कितना आ रहा है यहां पे? R2। तो टोटल इनपुट कितना हो गया? G इंटू R1 प्लस R2, और यही हमें आउटकम पे मिल जाएगा G इंटू R1 प्लस R2। अब देखिए यहां क्या दिक्कत आई, यहां दिक्कत आई कि भाई यहां तो आउटकम था R2 इंटू जी, जबकि यहां आउटकम क्या है? R2। ये आउटकम तो यहां भी यही है R1 इंटू जी, ये भी यही है R1 इंटू जी, लेकिन यहां आउटकम में डिफरेंस आ गया। यहां आउटकम हमें मिलना चाहिए था R2 इंटू जी, जबकि इस समय हमें आउटकम मिला कितना है? केवल और के बराबर। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट था R2, यदि इस इनपुट को मैं गेन G से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास वही आउटकम आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इनपुट है R2, इसको हम गेन G से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि मैं यहां एक ब्लॉक बनाऊं जिसका कि गेन कितना हो जाए? G के बराबर, तो अब आउटकम हमें कितना मिलेगा? R2 इंटू जी, और यदि यहां R2 इंटू जी हो गया तो अब यहां जो आउटकम हमें मिलेगा वो हो जाएगा GR1 प्लस GR2। मतलब ये जो दोनों आउटकम रहेंगे वो दोनों सेम हो जाएंगे। कब? जबकि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट था R2, इस इनपुट को भी जो गेन है उससे मल्टीप्लाई किया। यदि मैं गेन से इसको मल्टीप्लाई नहीं करता तो हमारे पास आउटकम की वैल्यू बराबर नहीं होती। तो यदि मुझे समिंग पॉइंट शिफ्ट करना है आफ्टर अ ब्लॉक, तो हमें क्या करना होगा, जो इनपुट है उसको, दोनों ही इनपुट को गेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। G से हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो तब जाके हमें सेम आउटकम मिलेंगे। R1 इंटू जी, R2 इंटू जी, R1 इंटू जी, R2 इंटू जी के बराबर। ये तो हुई समिंग, शिफ्ट द समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। अब हम क्या करते हैं, इसका रिवर्सल देखते हैं, शिफ्ट द समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। शिफ्ट द समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट द समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। ब्लॉक से पहले समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि जब समिंग पॉइंट ब्लॉक के बाद में,
ये एक ब्लॉक है जिसका कि गेन हो गया G, यहाँ इनपुट हो गया R। ये एक समिंग पॉइंट हो गया। इस समिंग पॉइंट पर इसका जो आउटकम होगा, इस ब्लॉक का जो आउटकम होगा वो एक इस समिंग पॉइंट पे जा रहे हैं। यहां एक और इनपुट जा रहा है, सपोज इसको हमने बोल दिया R1, ये हो गया R2, ये हो गया समिंग पॉइंट। यहाँ दो इनपुट आके मिल रहे हैं। एक तो इस ब्लॉक का जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, और एक इनपुट हो गया यहाँ से R2। तो यदि हम यहाँ से टोटल आउटकम की बात करें कि आउटकम कितना होगा, तो समिंग पॉइंट पर जितना इनकमिंग आया है उतना हमें आउटकम मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ कितना आउटकम हमें मिला है। यदि मैं इस ब्लॉक के कारण आउटकम की बात करूं तो ये हो जाएगा, इसका जो आउटकम होगा यहाँ, ये हो जाएगा गेन इनटू इनपुट, दैट इज G इंटू R1, राइट। इसी तरह से इस समिंग पॉइंट पर एक इनपुट और आ गया R2, तो टोटल इनपुट कितना आ गया यहाँ GR1 प्लस GR2, दोनों ही पॉजिटिव हैं। GR1 इंटू GR1 प्लस GR2, तो इसी के कारण हमें जो आउटकम मिलेगा वो हो जाएगा G इंटू R1 प्लस R2। ये अभी हमें आउटकम मिला कब, जबकि समिंग पॉइंट ब्लॉक के बाद में। अब हम क्या करें, इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते हैं। देखिए समिंग पॉइंट को यदि हम ब्लॉक से पहले शिफ्ट करें तो क्या होगा। ये समिंग पॉइंट हो गया और ये हो गया ब्लॉक। हमने समिंग पॉइंट पहले कंसिडर किया, इसको हमने यहां रेफर कर दिया। इस समिंग पॉइंट पर दो इनपुट आके मिल रहे हैं। एक तो इनपुट है R1 और एक हो गया R2, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहां टोटल इनपुट कितना हो गया R1 प्लस R2। इस ब्लॉक का गेन कितना है G, ये हो गया गेन G। तो यदि हम आउटकम की बात करें तो आउटकम कितना होगा, टोटल इनपुट इंटू गेन। टोटल इनपुट कितना हो गया R1 प्लस R2, इनपुट इंटू गेन G। तो क्या हम बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी G इंटू R1 प्लस G इंटू R2। अब देखिए यहां आउटकम में डिफरेंस आया। GR1 यहां था, यहां भी GR1 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आउटकम कितना आना चाहिए था, केवल और केवल R2, जबकि हमें आउटकम कितना मिला G इंटू R2। तो यदि हमें ये आउटकम प्राप्त करना है, इस आउटकम को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि यदि इस G इंटू R2 इसको यदि मैं G से डिवाइड कर दूं तो हमें वही आउटकम मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इस R2 इंटू G इसको G से डिवाइड करना है। इसको G से डिवाइड करने के लिए हम क्या करें, यदि इस इनपुट को हम एक गेन पर दें जिसकी की वैल्यू कितनी हो 1/G के बराबर, तो अब देखो आउटकम कितना मिलेगा। यहां से हमें इसके कारण इनपुट आया R1, इसके कारण जो आउटपुट होगा, यहां जो आउटपुट होगा वो अब हमें कितना मिल जाएगा R2 इंटू 1/G के बराबर। मतलब जो R2 है वो किससे डिवाइड हो गया, G से। इसको भी हमने G से डिवाइड कर दिया, R2 को हमने G से डिवाइड कर दिया। यदि R2 को G से डिवाइड कर दिया तो यहां हमें ये R2 भी G से डिवाइड हो गया। यदि ये R2 G से डिवाइड हो गया तो ये R2 भी G से डिवाइड हो जाएगा, और यदि ये भी G से डिवाइड हो गया तो अब हमें आउटकम कितना मिल जाएगा G इंटू R1 प्लस R2। मतलब जो पहले हमें इनपुट मिला था वही इनपुट अभी भी हमें प्राप्त हो जाएगा GR1 प्लस G इंटू R2 के बराबर। तो अभी हमने देखा कि यदि मैं समिंग पॉइंट को पहले और बाद में शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल जो है
शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट after a block. शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई टेक ऑफ पॉइंट होता क्या है। समिंग पॉइंट क्या होता है, जब दो इनपुट किसी चीज पर हम ले जाके किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो वो हो गया समिंग पॉइंट। और यदि मैं किसी चीज से किसी आउटकम को बाहर ले रहा हूं तो वो हो गया टेक ऑफ पॉइंट। जैसे सपोज ये आपके पास एक गेन है जी, ब्लॉक है जिसका कि गेन हो गया जी, यहां इनपुट दिया हमने आर। यदि मैं यहां आउटकम की बात करूं तो आउटकम कितना हो जाएगा, यहां पर गेन इनटू इनपुट दैट इज जी इनटू आर के बराबर, राइट। यदि अब हम क्या करें, इस पॉइंट से डायरेक्टली यदि मैं आउटकम निकालूं तो ये जो पॉइंट हो गया ये कहलाएगा अब टेक ऑफ पॉइंट। राइट, हमने क्या किया, यहां से एक आउटकम बाहर लिया। तो यदि मैं इस आउटकम की बात करूं C2, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। देखिए यहां इनपुट कितना आ रहा था R, इसको मैंने डायरेक्टली बिना किसी ट्रांसफर फंक्शन के, बिना किसी गेन के हमने डायरेक्टली इसको बाहर ले लिया। तो अब हमें जो C2 है उसकी वैल्यू केवल R के बराबर रहेगी। यहां तो क्या था, एक ब्लॉक आ गया जिसका कि गेन था G, तो ये गेन से मल्टीप्लाई हो गया G इंटू R। जबकि यहाँ केवल और केवल जो इनपुट था वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट, तो यहाँ जो आउटकम है उसकी वैल्यू हो गई R के बराबर। तो अब हमें क्या करना है, शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक। इस ब्लॉक के बाद में इस टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, मतलब इस टेक ऑफ पॉइंट को मुझे यहां से मूव करवाना है। और ये कहां लेके आएंगे, अब हम इसको यहां देखो, ये हो गया ब्लॉक जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन हो गया G। यहां इनपुट दिया हमने R। तो यदि मैं यहां आउटकम की बात करूं C1, दैट इज गेन इनटू इनपुट दैट इज G इंटू R, राइट। अब हमने क्या किया, ये जो टेक ऑफ पॉइंट था इसको कहां शिफ्ट कर दिया, आफ्टर द ब्लॉक। ये हमने शिफ्ट कर दिया टेक ऑफ पॉइंट। इस टेक ऑफ पॉइंट को हम लेते हैं, ये हो गया टेक ऑफ पॉइंट। यदि मैं यहां से अब आउटकम की बात करूं तो यहां से आउटकम कितना होगा, C2। यहां जो आउटकम मिलेगा वही आउटकम हमें C2 पे मिलने वाला है। यहां आउटकम कितना आया, यहां आउटकम आया जब इनपुट G से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो जो आउटकम होगा वही C2 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां जो आउटकम है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, G इंटू R के बराबर। यहां जो आउटकम मिलेगा बिल्कुल सेम आउटकम मिला है हमें, यहां भी G इंटू R के बराबर। एक्चुअल में हमें चाहिए क्या था, देखिए C1 की वैल्यू हमें G इंटू R के बराबर चाहिए थी। C1 की वैल्यू G इंटू R के बराबर है। C2 की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, R के बराबर चाहिए। जबकि हमें C2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, R इंटू G के बराबर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यदि मैं इस R इंटू G को यदि G से डिवाइड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। इस G से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने यहां एक ब्लॉक कनेक्ट किया जिसका कि जो गेन है यदि मैं इसका गेन 1 अपॉन
जी के बराबर कर दूं तो अब हम देखते हैं कितना हमें आउटकम मिलता है। यहां से आउटकम हमें मिला जी इंटू आर के बराबर, C1 की वैल्यू हो गई जी इंटू, ये जो जी इंटू आर था ये इस ब्लॉक के लिए इनपुट का काम करेगा जी इंटू आर। यहां एक ब्लॉक आया जिसका कि फंक्शन हो गया 1/g, गेन हो गया 1/g, तो आउटकम कितना हो जाएगा इनपुट इंटू गेन, इनपुट हो गया जी इंटू आर इंटू गेन हो गया 1/g। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, वही आर के बराबर। मतलब जो पहले आउटकम हमें मिल रहा था आर, वही आउटकम हमें अभी भी प्राप्त हो गया C2 दैट इज आर, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, यदि टेक ऑफ पॉइंट को हम बाद में शिफ्ट करते हैं, टेक ऑफ पॉइंट को यदि हम बाद में शिफ्ट करें तो हमें 1/g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जबकि यदि मैं समिंग पॉइंट को समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहा था, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में शिफ्ट कर रहा था तो हमें इसको g से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जबकि टेक ऑफ पॉइंट में इसका बिल्कुल अपोजिट है, हमें 1/g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने इसको 1/g से मल्टीप्लाई कर दिया। बात आई समझ में? ये तो चीज हो गई शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, राइट। नेक्स्ट इसी का हम देखते हैं, पहला वाला था शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, और हम क्या करते हैं शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। देख, ये हो गया एक ब्लॉक जिसका कि गेन हो गया जी के बराबर। यहां इनपुट हमने दिया आर, यहां आउटकम कितना हो जाएगा C1 दैट इज जी इंटू आर। इसी पॉइंट से यदि हम एक और आउटकम लें, ये पॉइंट हो गया टेक ऑफ पॉइंट, यहां से हम एक आउटकम बाहर निकाल रहे हैं, ये हो गया टेक ऑफ पॉइंट। यहां से यदि मैं एक और आउटकम लूं तो वो भी जी इंटू आर के बराबर आएगा, ये हो गया जी इंटू आर के बराबर, राइट। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक बिफोर अ ब्लॉक, मतलब इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां से शिफ्ट करके लेके आना है यहां पर। देख, ये गेन हो गया ब्लॉक का गेन जी, ये इनपुट हो गया आर, तो यहाँ से हमें आउटकम कितना मिल जाएगा C1 दैट इज जी इंटू आर। अब हमने क्या किया, पहले हम आउटकम इस पॉइंट से ले रहे थे, ये हो गया था टेक ऑफ पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, आउटकम इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा टेक ऑफ पॉइंट। ये आउटकम कितना आ जाएगा, यदि मैं यहाँ से आउटकम की बात करूँ तो C2, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो यहां इनपुट कितना आया R, ये बिना किसी ब्लॉक के यहां आउटकम C2 पे आके मिल रहा है, तो ये हो गया आउटकम C2 की वैल्यू R के बराबर। यहां अब यदि इन दोनों को हम कंपेयर करें तो C1 की वैल्यू मिल रही थी हमें G इंटू आर, यहां भी C1 हमें मिला है G इंटू आर, यहां C2 हमें मिला है G इंटू आर, लेकिन यहां हमें जो C2 है इसकी वैल्यू किसके बराबर मिली है, केवल और केवल R के बराबर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यदि मैं इस आउटकम को G से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा वही R इंटू जी के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक कनेक्ट करते हैं यहां, यदि मैं यहां एक ब्लॉक कनेक्ट करूं जिसका कि गेन कितना हो G, तो अब आउटकम कितना हो जाएगा R इंटू जी के बराबर। मतलब अब जो आउटकम है R इंटू जी, वही हमें यहां प्राप्त हो रहा है R इंटू
जी के बराबर, तो ये हो गया टेक ऑफ पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया बिफोर द ब्लॉक, राइट। तो अभी हमने देखा यहाँ शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। अब एक रूल और देखते हैं हम, रूल नंबर 8। रिमूव द फीडबैक पाथ। यदि कोई फीडबैक आपको दिया हुआ है सिस्टम में, तो उस फीडबैक पाथ को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सपोज एक ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस, यहां इनपुट है आर ऑफ एस, आउटकम आया सी ऑफ एस, राइट। अब यदि हमने कोई फीडबैक यहां अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है, फीडबैक हमने अप्लाई किया, फीडबैक का फंक्शन हो गया एच ऑफ एस, राइट। गेन हो गया जी ऑफ एस, फीडबैक पाथ का जो फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन दैट इज एच ऑफ एस। तो यदि हम इसको रिमूव करना चाहें इस फीडबैक पाथ को, तो ये इसका रिमूवल किस तरह से होगा, हम क्या करें, इसका जो रिमूवल होगा वो हो जाएगा जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। बात आई समझ में। यदि आपको कोई फीडबैक पाथ दिया हुआ है जिसका ये ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस, ट्रांसफर फंक्शन ये दिया हुआ है ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, तो इस पूरे को हम एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। कब, जबकि यहाँ ये जो फीडबैक है वो कौन सा दिया है हमने, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यदि सपोज यहाँ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता, तो यहाँ ये हो जाता 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। बात आ रही है समझ में। तो जी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये तो कब हुआ, जबकि जो फीडबैक पाथ है उसका जो फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस, इसको हमने बोल दिया नॉन यूनिटी फीडबैक पाथ। सपोज यदि हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, जो कि जनरली क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, यदि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इट मीन्स एच ऑफ एस जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, यूनिटी दैट इज 1। तो अब हमारे पास ये सिस्टम हो जाएगा जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, ये हो गया सी ऑफ एस, और ये हो गया आर ऑफ एस के बराबर। बात आई समझ में। तो ये हो गया हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यहां से हो जाएगा, क्लोज लूप क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमने यहाँ एक फीडबैक दे दिया
जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी वैल्यू इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस वजह से इस सिस्टम को हम बोल रहे हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये जो वैल्यू आई वो हो गई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस, अभी हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। बात आई समझ में, राइट। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले हमने बोला था कि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वही कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 0। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो हमारे पास हो गया, जबकि नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। यदि मान लो यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ एच ऑफ एस को रिप्लेस कर देते यूनिटी से, तो इसकी वैल्यू हो जाती है जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कोई एक आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यदि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो हमें वहां से रूट मिलेंगे, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे, रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे उनको हम क्लोज्ड लूप पोल के बराबर बोल सकते हैं। पोल हम किस तरह से निकाल रहे थे, पोल के लिए सबसे पहले हमने देखा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वहां से जो एस की वैल्यूज मिलेंगी वही उस सिस्टम के पोल हो गए। ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट 0 के बराबर किया, यदि इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो यहां से मुझे पोल मिल जाएंगे, यदि ये पोल यहां से मिल जाए तो ये तो हो गए क्लोज लूप पोल। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट भी हमें किस तरह से मिलेंगे, जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर कर दें तो वहीं से हमें रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएंगे। तो चाहे मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट की बात कर रहा हूं, चाहे मैं क्लोज लूप पोल की बात कर रहा हूं, दोनों बात एक ही है। आप दोनों में से किसी भी चीज को किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो और कुछ नहीं क्लोज लूप पोल के बराबर होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।